गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम लोग एनालिसिस करेंगे जो चुनाव के नतीजे आए हैं आसाम के, उसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति के बारे में। कि चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं जहां पे बीजेपी एक विजयी पार्टी के रूप में विक्टोरियस होकर के निकली है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति पैदा हुई है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले एडिटोरियल में भी की थी, कि वहाँ पे सीएम के पोस्ट को लेकर के, सीएम के पद को लेकर के दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इस बार जो पूरा चुनाव का बागडोर था, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे सोनोवाल, उनके ऊपर नहीं था। पूरी तरह हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा ये सारा चीज़ हैंडल किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जब सारा चीज़ हैंडल विश्व शर्मा कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वो मांग कर सकते हैं सीएम के पोस्ट की, ये संभावनाएं जताई जा रही है। तो चुनाव के नतीजों के बाद आसाम के जो स्थिति है, उस वहाँ पे एक डिस्कॉर्ड पैदा हो गया। अकॉर्ड एक वर्ड होता है, ये बहुत बार आता रहता है। अकॉर्ड का अपोजिट वर्ड होता है डिस्कॉर्ड। यानी जब आपसी मेल मिलाप होता है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है, तो उसको अकॉर्ड बोलते हैं। और मतभेद हो जाए तो डिस्कॉर्ड है। तो आसाम में अभी जो है डिस्कॉर्ड की स्थिति है, एक तरह की विवादित स्थिति है। ये जो एडिटोरियल होने वाला है ऑन बीजेपीज ब्रांड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो बीजेपी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहने का मतलब होता है फेवरिज्म का, यानी किसी पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर रिलीजन को आप सपोर्ट करते हो। एक ही तरह का जो आप हथकंडा अपनाते हो सभी राज्यों को जीतने के लिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती है और इसी के बदौलत हर जगह पे ये जीतना चाहती है, तो इसकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जिसके लिए ये जानी जाती है। वो उसका आइडेंटिटी है, पहचान वाली पॉलिटिक्स, जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। उसका भी विश्लेषण एनालिसिस किया जाएगा इस एडिटोरियल में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो एडिटोरियल मैं देख रहा हूं कि कई लोग ऐसे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संख्या, लेकिन देखने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। अगर आप एडिटोरियल को सही से पढ़ या देख नहीं रहे हो, तो आप इस चीज़ समझ लो कि इस लॉकडाउन का आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। इस लॉकडाउन में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही एडिटोरियल पढ़ो, दूसरे जगह भी पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो आने वाले एसबीआई एग्ज़ाम्स और जो भी अभी एग्ज़ाम्स आएंगे, उसके लिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश ऐसे भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और ज़्यादातर जितने भी करंट अफेयर्स हो या फिर कोई क्वेश्चन ही इंग्लिश का क्यों ना हो, वो फ्रेम किया जाता है एडिटोरियल के इर्द गिर्द। जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है उसके इर्द गिर्द उसको फ्रेम किया जाता है। इसलिए आप ज़रूर इस एडिटोरियल को पढ़ें। अब पढ़ो तो शुरू से लास्ट तक, और इसके वोकैब्स वगैरह जो भी आते हैं उसको आप नोट डाउन करो। इसी रिक्वेस्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल क्या है, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल आप लोगों को भी मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है। द बीजेपीज़ काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बीजेपी की तरह का एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कि जब आपके जानी पहचानी राजनीति करने का जो तरीका है, इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन का मतलब होता है बने रहना। ये डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है बने रहना ओवर द लार्जर टर्म। लंबे समय तक इस तरह की राजनीति का बने रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसा कि आपने कई राज्यों में देखा भी कि इसी तरह की पॉलिटिक्स बंगाल में भी बीजेपी कर रही थी, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ गया वहाँ पे। तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है कि एक तरह के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप करते हो, लोगों के बीच में लोगों को पोलराइज करते हो जाति धर्म के नाम पे। तो ऐसी स्थिति में आप एक तो अभी करंट में आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। लेखक के द्वारा ये सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं आसाम की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयरिज्म, कम्युनलिज्म एंड अ स्मार्ट दो डेयरिंग अलायंसेस हेल्प द बीजेपी की मदद किया विन अ सेकेंड कंज्यूकेटिव टर्म्स इन आसाम। लेखक कहते हैं कि आसाम में दूसरी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, लेकिन इस जीत में क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि बीजेपी को हेल्प की।
तो बताया कि इसमें एक कॉम्बिनेशन था किस चीज़ का, वेलफेयरिज्म का। वेलफेयरिज्म का मतलब होता है लोक कल्याणकारी जो काम करते हैं आप, लोगों के भलाई के जो काम करते हैं उसको वेलफेयर कहते हैं, और वेलफेयरिज्म उसी से बन गया। दूसरा उनको फ़ायदा मिला कम्युनलिज्म का, यानी संप्रदायवाद का, यानी दो संप्रदायों के बीच में जो थोड़ा सा मतभेद पैदा करके, पोलराइज करके उसका फ़ायदा उठाया। और तीसरी स्मार्ट बट डेयरिंग अलायंसेस। स्मार्ट अलायंसेस तो हुआ, अलायंसेस का मतलब था गठबंधन, लेकिन एक डेयरिंग था, यानी हिम्मत के साथ दूसरे के साथ अलायंस बनाने का, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। यानी 3 चीज़ कंट्रीब्यूट किया बीजेपी को आसाम को दूसरी बार जीतने में। एक तो हो गया वेलफेयरिज्म, लोगों के जो कल्याणकारी योजनाएं आई, दूसरा संप्रदायवाद, और तीसरा जो हिम्मत से अलायंसेस किया इन्होंने, यानी जो गठबंधन बनाए, उसका फ़ायदा इनको मिला। द पार्टी एंड इट्स अलाइज। द पार्टी बीजेपी की बात हो रही है, और इसके जो एलाइज हैं, एलाइज का मतलब होता है जो सहयोगी पार्टी होती है, और उसका नाम बताया गया जो एलाइज इनके हैं उनके, द असोम गण परिषद AGP एंड यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL। ये दोनों ने वोन 75 आउट ऑफ 126 सीट्स इन द स्टेट। इनकी मदद से बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 75 आउट ऑफ 126, यानी 126 में से 75 सीट्स इन्होंने जीती। अब बात करते हैं दूसरे अलायंस की, 10 पार्टी अलायंस, 10 पार्टियों का अलायंस हुआ। देखिए यहाँ पे हाइफन है, इसलिए पार्टीज़ नहीं हुआ, पार्टी हुआ, आगे में अलायंस जो है नाउन है। इसका एक नाम और है महाजोत। अराउंड द कांग्रेस एंड AIUDF एक्सिस टर्न आउट टू बी नो मैच फॉर द बीजेपी। ये तो 10 पार्टी का जो अलायंस बना, गठबंधन बना, जो कि कांग्रेस और AIUDF दोनों पार्टियों के जो एक्सिस है, मतलब होता है धुरी, सेंटर के इर्द गिर्द, यानी इन दो पार्टियों के जो इर्द गिर्द 10 पार्टी का अलायंस बना, जिसको हम लोग महाजोत भी कहते हैं। टर्न आउट टू बी का मतलब हुआ था साबित होना। नो मैच फॉर बीजेपी, यानी बीजेपी के लिए किसी तरह का टक्कर ये नहीं दे पाया। जो भी इसके 10 पार्टी का जो अलायंस बना था, यानी बीजेपी जैसा ये नहीं हो पाया, ये कह सकते हो। फिर एक थर्ड फ्रंट भी वहाँ पर बना था, अ थर्ड फ्रंट ऑफ आसमीज नेशनलिस्ट, द आसाम जातीय परिषद AJP एंड राइजोर दल कुड विन ओनली 1 सीट। ये थर्ड फ्रंट इन लोगों के मिल के बना था, उसमें से ये लोग मिल करके केवल 1 सीट जीत पाए। तो कांग्रेस एंड AIUDF, ये दोनों का जो गठबंधन था, हैव एक्यूज्ड ऑफ हेल्पिंग द बीजेपी। ये दोनों के गठबंधन ने इस थर्ड फ्रंट को, या इस थर्ड फ्रंट पे आरोप लगाया कि आप अपना फ्रंट बना करके बीजेपी को मदद पहुंचाए। यानी ये थर्ड फ्रंट का फ़ायदा बीजेपी को मिला। इस बात को किसके द्वारा कहा गया? कांग्रेस और AIUDF का जो गठबंधन था उसके द्वारा। द बीजेपी परफॉर्म्ड वेल इन अपर आसाम। अगर हम लोग अपर आसाम की बात करें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड द बाराक वैली का मतलब होता है हिल, ये वहाँ का घाटी। तो बराक की जो घाटियों में है और जगह का नाम है, वहाँ पे बीजेपी अच्छा परफॉर्म की, यानी अपर आसाम और बराक वैली में वो अच्छा परफॉर्म की। दो हालांकि मार्जिनली वीकर देन इट्स 2016 परफॉर्मेंस। अगर 2016 के परफॉर्मेंस से इसकी तुलना किया जाए तो थोड़ा कम यहाँ पे इनको सीट्स मिली। विथ इट्स रीफाउंड एलाई, रीफाउंड मतलब नया बना हुआ, एलाई का मतलब होता है गठबंधन, जिसका नाम है UPPL। द बीजेपी आउट परफॉर्म्ड मतलब अच्छा परफॉर्म किया, या उसको हरा दिया कह सकते हो, या उस पर थोड़ा हावी रहा, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। किससे? द महाजोत। कहा जा रहा है कि जो नया इसका अलायंस बना UPPL के साथ, जिसकी वजह से महाजोत जो कांग्रेस और AIUDF जो पार्टी है उसका जो गठबंधन को ये हराने में कामयाब रहा, उसके ऊपर डोमिनेंट रहा, या उससे अच्छा प्रदर्शन किया। विच हैड, ये जो UPPL है ना, उससे के लिए आया है विच हैड द
which had the Bodoland People's Front BDF as the constituent in the Bodo region. बोडो रीजन में इनके साथ कौन था? BPF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, एज अ कंस्टिट्यूएंट इन, कंस्टिट्यूएंट का मतलब एक पार्ट होता है इन द बोडो रीजन में। द AIUDF कांग्रेस अलायंस, अगर हम लोग AIUDF कांग्रेस अलायंस मतलब गठबंधन की बात करें, स्वेप्ट लोअर असम। स्वेप्ट का मतलब होता है कि क्लीन स्वीप आप बोलते हैं ना, स्वीप का ही ये स्वेप्ट बना हुआ है, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे जीतना स्वेप्ट कहलाता है, यानी वहाँ का पत्ता साफ कर देना। तो ये जो कांग्रेस और AIUDF अलायंस है वो आसाम में क्लीन स्वीप कर, वो लोअर रीजन जो है आसाम का, वहाँ पे इसने स्वेप्ट किया, मतलब सभी सीटों पे जीत हासिल की। बट ओवरऑल अगर पूरी तरह से देखें, दे एंड अप विथ का मतलब होता है उसका क्या परिणाम आया, और उसका परिणाम ये आया जो यहाँ पे है, ओवरऑल दे एंडेड अप विथ नेट लॉस बाय ज्वाइनिंग हैंड्स। लेकिन इसका परिणाम ये आया कि अगर जो इसने गठबंधन बनाए उसका इसको लॉस का सामना करना पड़ा, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तब, यानी AIUDF के साथ इसका जो गठबंधन है, जिसकी वजह से अपर जो आसाम है वहाँ पे ये जीत नहीं पाया। द BJP campaign focused on the imaginary prospect of AIUDF chief बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CM। जो BJP की कैंपेन रही, चुनाव प्रचार रहा, वो पूरी तरह से फोकस था, केंद्रित था। द इमेजिनरी प्रोस्पेक्ट, एक ऐसी संभावना जो काल्पनिक है, ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CM, एक ऐसी प्रोस्पेक्ट मतलब आशा, संभावना, जिसमें एक कहा गया उनके द्वारा कि अगर जीतती है पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है या उसकी गठबंधन जीतती है, तो ऐसी स्थिति में बदरुद्दीन अजमल हैं जो AIUDF के चीफ हैं, ही विल बी द CM ऑफ आसाम, आसाम के वो CM बन जाएंगे। ऐसा संभावना, इमेजिनरी, कल्पना पर आधारित जो प्रोस्पेक्ट है, आशा है या फिर संभावना व्यक्त की गई BJP के द्वारा। यानी BJP ने इस मुद्दे को पूरी तरह से हाईलाइट किया कि अगर कांग्रेस और AIUDF का जो गठबंधन है, अगर वहाँ पे जीत जाते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में जो AIUDF के जो चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल, वो वहाँ के CM बन जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने मोबिलाइज 2 वेरिएंट्स ऑफ वैकलेस। वैकलेस का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो निगेटिव फीलिंग रखता है आपके लिए, किसी के मन में अगर निगेटिव भावना पैदा कर देना, यानी 2 अलग अलग धुरी के लोगों को जो हैं, जैसे वहाँ पे एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या पैदा कर दिया, एक तरह का निगेटिव फीलिंग पैदा कर दिया, निगेटिविटी पैदा कर दिया। फ्रॉम द आसामीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिस्ट, एक हो गया आसामीज नेशनलिस्ट और एंड द हिंदू नेशनलिस्ट। द अलायंस क्वेश्चन पोज्ड अ डायलेमा फॉर बोथ पार्टीज। जो अलायंस है, सवाल है, उस एक पोज, क्वेश्चन का मतलब होता है, या क्वेश्चन पोज्ड अ क्वेश्चन कह सकते हो। तो पार्टी के अलायंस का, जहाँ गठबंधन का सवाल है, उसने एक डायलेमा उत्पन्न कर दिया। डायलेमा का मतलब दुविधा पैदा कर दिया है दोनों पार्टियों के लिए। ये दोनों पार्टी BJP और कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस और AIUDF की बात हो रही है। दोनों के लिए जो एक गठबंधन हुआ है, और दोनों के लिए एक जब अजीब स्थिति पैदा कर दिया, एक विडंबना एक डायलेमा पैदा कर दिया है। डायलेमा का मतलब हुआ कि जहाँ पे आप दुविधा में होते हो, नॉट इन अ फिक्स। दे हैड टू चूज बिटवीन द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग अ पार्टनरशिप और हैविंग वन। अब उनके दिमाग में अब चल रहा है कि क्या सही रहेगा, कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग अ पार्टनरशिप ना करके हानि में होना, या फिर करके होना। अब उनके दिमाग में चल रहा था। द AIUDF हैज़ नाउ ब्लेम्ड द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस इन अपर आसाम एज द रीज़न फॉर देयर डिफीट। अब पहले तो बात हुई कि क्या फ़ायदा है कि पार्टनरशिप किया जाए, कांग्रेस और AIUDF की बात हो रही है यहाँ पे, BJP इसमें नहीं है।
तो पहले इसने सोचा कि यहाँ पे गठबंधन AIUDF के साथ किया जाए या नहीं किया जाए। तो फिर ये सोचा गया कि इससे अच्छा है कि ना करके डिसएडवांटेजेस हानि उठाया जाए, इससे अच्छा है कि करके हानि उठाया जाए। ये बात हो गई। द AIUDF के जो है अब उसने ब्लेम किया है, जिम्मेवार ठहराया किसको, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा जो कि बिल्कुल एवरेज से कम रहा इन अपर आसाम एज द रीज़न फॉर देयर डिफीट। हार का जो कारण है वो एट्रीब्यूट कर दिया AIUDF के कांग्रेस की तरफ, ये कहते हुए कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती अपर आसाम में तो हमारी जीत होती, और जो हार का कारण है कांग्रेस का अंडर परफॉर्मेंस, यानी जो एवरेज बिलो एवरेज जो इसका परफॉर्मेंस रहा उसकी वजह से हार हुई है। लेकिन जो आयरनी है, विडंबना है, इज़ दैट वो ये है कि द कांग्रेस फेस द ब्रंट देयर, जो कांग्रेस को वहाँ पे हार मिली है, देयर फॉर इट्स टाई अप विथ AIUDF के, वो इसलिए मिली है क्योंकि इसने AIUDF के साथ गठबंधन कर दिया। अगर AIUDF के साथ गठबंधन नहीं किया होता तो कांग्रेस को वहाँ पे अच्छे सीट्स आने की संभावना थी, और उल्टा AIUDF उसको ब्लेम कर रही है कि आपके वजह से हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन फैक्ट ये है कि AIUDF की वजह से ही उसको अपर आसाम में सीट्स नहीं मिले। द विनर्स हैव देयर ऑन कर्स, लेकिन जो जीत करके पार्टी आई है उसकी भी एक अलग कर्स है। कर्स का मतलब ऐसे अभिशाप होता है। कर्स क्या है, इसके ऊपर एक धब्बा लग गया है। क्या धब्बा है भाई, कम्युनल पोलराइजेशन इन अ स्टेट। जो कम्युनल सांप्रदायिक पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, यानी दो विचारधारा, दो अलग अलग विचारधारा के लोगों को, दो अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में बंटवारा करना, पैदा करना, ऐसी स्थिति को कम्युनल पोलराइजेशन कहा जाता है। सांप्रदायिक आधार पर दो लोगों के बीच में जो मतभेद पैदा किया जाता है, तो ध्रुवीकरण ऐसे हिंदी में इसको बोला जाता है। तो जो कम्युनल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ इन द स्टेट, फैंड फैंड का मतलब हवा देना, उसको और बढ़ाना। द एक्रीमोनियस डिबेट, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कठोरतापूर्ण, डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है वहाँ पे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसको और हवा दे दी गई, उसको और बढ़ा दिया गया। किस मुद्दे पर डिबेट करके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर, यानी CAA पे और NRC जो इसके लिए हो रहा था, तो CAA पे डिबेट करके और इस कम्युनल पोलराइजेशन को हवा दे दी गई और उसको बढ़ा दिया गया। हैज़ बीन, ये जो काम हुआ यानी कम्युनल पोलराइज करने का, हैज़ बीन फर्दर रेनफोर्स्ड इन आउटकम। ये जो काम हुआ उसने आउटकम, जो परिणाम आए उसमें क्या किया, एक फ़ायदे के तौर पे सामने आया, यानी जो परिणाम आया उसको उसमें ये देखने को मिला, ऐसा कर सकते हो। ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स, जितने भी 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स रहा बीजेपी का, इंक्लूडिंग सीटिंग MLA, एक MLA वहाँ पे ऑलरेडी हैं, लॉस्ट। देखिए ये रिजल्ट में ही देखने को मिला, रिजल्ट में ये देखने को मिला कि जो एक हिंदू राष्ट्रवाद के लोग हैं वो अलग चले गए और जो कम्युनल हैं वो एक तरफ हो गए, यानी जो सेकुलर हैं या कह लो जो एक पार्टिकुलर रिलीजनशिप हैं वो अब एक तरफ हो गए, यानी ध्रुवीकरण हो गया। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो 8 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के सीट पे लड़ रहे थे वो सब हार गए, और एक वैसे व्यक्ति भी हार गए जो सीटिंग MLA वहाँ के हैं, उन्होंने भी चुनाव हार गए, वो भी चुनाव हार गए। ऑफ द 29 कांग्रेस MLAs, अगर 29 कांग्रेस के MLA की बात की, 16 आर मुस्लिम्स, वहाँ पे 16 हैं जो मुस्लिम्स हैं। द BJP हैज़ डिसमेंटल्ड इट्स माइनॉरिटी सेल इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम। तो BJP है उसने क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, यानी लोगों को जो सोचने की शक्ति ख़त्म कर देना, जो माइनॉरिटी सेल है उसका, इन रिस्पॉन्स टू आउटकम। या फिर एक कह सकते हैं कि जो BJP की जो माइनॉरिटी सेल है, जो कि मुस्लिमों के लिए जो कम जिसकी संख्या है उनके लिए जो सेल बनाया गया था, ये जो आउटकम परिणाम आया उसको देखते हुए उसको डिसॉल्व कर दिया, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देना, डिसमेंटल्ड कर देते।
द की जो स्ट्रेटजिस्ट थे, यानी जो प्लान बनाने वाले थे, स्ट्रेटजी बनाने वाले थे ऑफ द बीजेपी, उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो थे वो सबसे जो मुख्य, की का मतलब यहाँ पे मुख्य समझिए, स्ट्रैटेजिस्ट थे, यानी जो जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। हु क्यूरेटेड द पार्टीज एजेंडा, जिसने पार्टी के एजेंडे को तैयार किया, उसको क्यूरेट किया। स्प्रेड हेड मतलब होता है लीड करना। स्पेयर हेडेड इट्स वेलफेयर स्कीम्स, और जो वहाँ पे जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसका नेतृत्व इन्होंने किया। एंड मैनेज इट्स अलायंस, और वहाँ पे जो इसकी गठबंधन हुई, कई नई गठबंधन पार्टियों के साथ जो गठबंधन हुई उसको भी इन्होंने मैनेज किया। ये सारे चीज़ जो हैं हैज़ अ राइटफुल क्लेम। अब ये हैज़ किसके लिए आया? विश्व शर्मा के लिए। ही हैज़ अ राइटफुल, सही क्लेम का मतलब दावा, फॉर द सीएम पोस्ट। अब उनका अधिकार है, राइटफुल है, एक जो उनका दावा है वो सही है सीएम पोस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना सारा काम किया। यानी जो पार्टी की जीत हुई है बीजेपी की वहाँ पे या उसके गठबंधन की, वो हेमंत बिश्व शर्मा के कारण ही हुई है। ही इज़ सर्टनली मोर पॉपुलर, अगर देखें तो निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं देन इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब जो सत्ताधारी सीएम हैं, जो अभी सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनसे भी ज़्यादा ये पॉपुलर हैं आसाम में। इन द 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी की जो संवैधानिक पार्टी एक है, उसमें से जो 60 सीट आई है इसको, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं कौन? हेमंत बिश्व शर्मा, और वो सर्बानंद सोनोवाल जो वहाँ के अभी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी स्थिति में वो क्लेम कर सकते हैं सीएम के पोस्ट के लिए, जिससे कारण पार्टी के भीतर थोड़ा सा डिस्कॉर्ड पैदा होने की संभावना है। द बीजेपी हैज़ मैनेज टू असेंबल द सपोर्ट फ्रॉम असामीज नेशनलिस्ट, जो बीजेपी है वो किसी तरह से मैनेज कर लिया है। क्या करना? असेंबल मतलब होता है जमा करना, ऐसे तो इसका मतलब प्राप्त करना समझिए। किससे? सपोर्ट। तो आसामीज नेशनलिस्ट है, उससे सपोर्ट प्राप्त किया, एंड हिंदू नेशनलिस्ट दोनों का सपोर्ट इसको मिल गया। इन डेप्थ बैलेंसिंग एक्ट ऑन द CAA के मुद्दे पे जो काम हुआ इस एक्ट पे, उसको बैलेंस करने में इन दोनों का साथ मिल गया। यानी जो इन्होंने CAA के मुद्दे को हाईलाइट करके इन दोनों का सपोर्ट हासिल कर लिया। बट लेकिन दैट एम्बिग्यूटी का मतलब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिग्यूअस, जिसका मतलब होता है अस्पष्टता। यहाँ पे समझ लो अनक्लियर। तो अस्पष्टता जो नज़र आई, इट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। कहना ये चाह रहा है लेखक कि CAA के मुद्दे को उठा करके आपने तो इनका फेवर ले लिया, लेकिन ये जो कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन सस्टेन करेगा, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू रहेगा, वो एम्बिग्यूअस है, अस्पष्ट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यानी कब तक ध्रुवीकरण करके आप जीतते रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। द पार्टी हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू रिवाइज, पार्टी आया बीजेपी के लिए, इसने प्रॉमिस किया है टू रिवाइज द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, NRC को फिर से रिवाइज किया जाएगा, एंड एक्सक्लूड मोर इलीगल रेसिडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल जो अवैध रेसिडेंट्स जो वहाँ पे निवासी हैं उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा फ्रॉम इट, इससे। आसाम इज़ बॉर्डर स्टेट, आसाम एक सीमावर्ती स्टेट है, सीमा पे है, बांग्लादेश वगैरह से लगती है इसकी सीमा। एंड हैज़ न्यूमरस फॉल्ट लाइन्स, और इसमें कई खामियां हैं विद इन इट्स सोसाइटी, इसके सोसाइटी के अंदर में ही। द बीजेपी सिंगल मैंडेटली फोकस्ड ऑन रिलीजियस डिवाइड, और जो बीजेपी है पूरी तरह से सिंगल मैंडेटली और कोई दूसरे मुद्दे पर नहीं, सिर्फ फोकस्ड होकर एक मुद्दे पर, फोकस्ड ऑन द रिलीजियस डिवाइड, धर्म के नाम पे डिवाइड पैदा करने में ही फोकस्ड रहा। दैट अर्न इट रिच डिविडेंस, जिसका इसको फ़ायदा भी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला। बड़ा पॉलिटिकल ऑर्डर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक एक व्यवस्था है, दैट एक्सक्लूड्स अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन। अब आप जिस तरह से आप एक रिलीजन की बात करते हो, तो ऐसी स्थिति में 1/3 जो होता है पॉपुलेशन का, उसको आप इग्नोर कर दे रहे हो, उसको शामिल नहीं कर रहे हो अपने आप में।
यानी अगर बीजेपी की बात करें तो मुस्लिम को बिल्कुल ही एक्सक्लूड करके चलती है, यानी उसका वोट उसको प्राप्त नहीं होता है। यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे आप एक लोकतांत्रिक पार्टी हो और ऐसी स्थिति में आप क्लियरली एक 1/3 पॉपुलेशन को इग्नोर कर देते हो, उसको एक्सक्लूड कर देते हो, इज़ अ सिस्टमेटिक मैनर इज़ नो ऑर्डर एट ऑल। इस तरह का जो सिस्टमेटिक तरीका है, एक सही सिस्टम नहीं, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सिस्टम समझिए, एक सही तरीका सिस्टम नहीं है। यानी आप फोकस्ड होकर के एक दल की तरफ आ जाते हो, एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में आप 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को इग्नोर कर देते हो। द बीजेपी's victory is built on a deeply divisive and combustive agenda। जो बीजेपी की जो यहाँ पे जीत हुई है, ये पूरी तरह से किसके इर्द गिर्द था? जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स थी उसके पूरी तरह से जो बांटने वाली बात हुई, या फिर कह लो कंबस्टिव मतलब आग लगाने वाला एजेंडा, पूरा इसको मतलब लोगों को के बीच भड़काने वाला जो एजेंडा पर ही आश्रित थी, और कोई यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे बांटो और राज करो वाला एजेंडा चल रहा था। बिफोर इट टर्न्स इनटू इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, कंबस्टिव का मतलब होता है जो जो उसको, और यहाँ पे इसका मतलब होगा कि भड़काने वाला, ऐसे इसका मतलब चलाना। बिफोर इट टर्न्स इनटू यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि इससे पहले कि एक वर्लबिंड बन जाए, चक्रवात बन जाए, किस चीज़ का? स्ट्राइव का। स्ट्राइव का मतलब होता है झगड़ा का, तो झगड़ा का एक बड़ा मुद्दा या स्ट्राइव बन जाए। एंड कैओस का मतलब होता है, मतलब जो उथल पुथल जिसको बोलते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। द पार्टी मस्ट एक्ट विथ, इस पार्टी को यानी बीजेपी को एक्ट करना चाहिए विथ पॉलिटिकल विजडम, यानी अपना राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड डाउज द फायर इट हैज़ लिट, डाउज का मतलब होता है बुझाना, द फायर, उस फायर जो आग आपने लगाई है ना, उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। लिट का मतलब हुआ आग लगाना और डाउज का मतलब हुआ आग बुझाना। जो आपने आग लगाई है उसको आपको बुझाने का प्रयास करना चाहिए, और उसमें आप अपना राजनीतिक बुद्धिमत्ता है, विजडम है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ये सलाह दी गई है। यानी बीजेपी की जो जीत हुई है आसाम में, उसके बारे में लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जीत ठीक है, लेकिन आपका एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो काम कर गया, यानी हिंदू मुस्लिम करके आप जीत गए, लेकिन ये कब तक आप जीतते रहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, यानी लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक है ठीक है, चलते हैं। आज का एडिटोरियल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय।